देखिए, आम आदमी का साधारण सा काम भी अगर किसी सरकारी कार्यालय में पूरे दिन भी जाकर हो जाता है तो इसे गनीमत समझा जाता है। लेकिन यदि एक ही खिड़की पर कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाए तो उसका काम कुछ ही क्षणों में हो जाता है। यही ई शासन या ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय ई शासन योजना एनजीईपी भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई है। इसकी स्थापना 18 मई सन 2006 को की गई थी। इसका लक्ष्य लोक सेवाओं और भारत के हर नागरिक के करीब लेके आना है। अब इसके वर्तमान सीईओ मिस्टर अभिषेक सिंह हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में तो बात कर ली, अब इसके ढांचे के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस को बेसिकली 3 चीजें शामिल की गई हैं: फ्रंट एंड, मिडिलवेयर, बैक एंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रंट एंड मतलब क्या है, मिडिलवेयर मतलब क्या है, बैक एंड मतलब क्या है। देखिए, इसको मैं आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि फ्रंट एंड बेसिकली क्या है, भारत के नागरिक और व्यापारी तक जानकारी पहुंचाना है, चाहे वो जानकारी सीएससी सेंटर से, चाहे मोबाइल फ़ोन से, चाहे पर्सनल कंप्यूटर या किसी भी स्टेट पोर्टल की वेबसाइट से आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। दूसरा पॉइंट मिडिलवेयर। मिडिलवेयर देखिए क्या है, इसमें कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और डाटा को स्टोर किया जाता है। थर्ड वन बैक एंड। बैक एंड का मतलब क्या है, ये स्पेशली अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये तो बेसिकली 3 चीजें शामिल हो गई इसमें। अब सवाल ये है कि ई गवर्नेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, ई गवर्नेंस जनरली 4 टाइप में डिवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू बायजूस। देखिए, G2C, G2B, G2E और G2G। अब सवाल ये है कि G2G, G2C, G2E और G2G मतलब क्या है। देखिए, G2C मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज और G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इस ई गवर्नेंस का फायदा क्या है। तो देखिए, जनरली इसका इफेक्ट क्या है। इसके जनरली 2 इफेक्ट देखे गए हैं। पहला इफेक्ट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्टिवनेस प्रोवाइड करवाना और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट जो पेपर में थे उसको पेपरलेस करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहूँगा कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्य मंत्रालय जो है, कैबिनेट सचिवालय का डिपार्टमेंट कंप्लीटली पेपरलेस है, जो कि रिसेंटली किया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि ई गवर्नेंस इंटरनेट के जरिए नागरिकों की सुविधा अनुसार उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अभी हाल ही में तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की वजह से नागरिक अपने घर ब्राउजिंग सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर से बिना गवर्नमेंट ऑफिस जाकर डिजिटल सिग्नेचर वाले सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे केरल में अक्षय प्रोजेक्ट, MCA 21, आंध्र प्रदेश भूमि प्रोजेक्ट। देखिए, वैसे तो ई गवर्नेंस पे 1970 से ही काम किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में इसके क्या क्या प्रयास किए गए हैं इस पर थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ई शासन के भारत सरकार के प्रयास क्या क्या रहे कि रसोई गैस पर सब्सिडी हेतु चलाई जा रही DBTL योजना, जिससे पैसे सीधे खाते में आ सकते हैं, ये भी ई गवर्नेंस का नतीजा है। दूसरा, किसानों की सहायता हेतु किसान कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया, जहां 1800 180 1551 पर कॉल करके किसान बीज, खाद, मौसम, जलवायु, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडी से सुविधा की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है, और वो भी बहुत कम समय में। तीसरा, कि सरकार ने डिजी लॉकर प्रणाली, जिसको आप सब जानते होंगे, डिजी लॉकर प्रणाली का आरंभ किया। इसकी मदद से क्या होगा कि संपत्ति के दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, DL और ऐसी बहुत सारी जानकारियों को, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स को आप क्या कर सकते हैं, एक ही जगह स्टोर कर सकते हैं। और जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको ये सारा का सारा काम पेपरलेस होगा। अब सवाल ये है कि इतने सारे प्रॉफिट हो रहे हैं ई गवर्नेंस के, इसके कोई ना कोई लॉस होंगे। देखिए, हाँ, इसके जरूर इसके लॉस भी हैं, उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो ई गवर्नेंस के बहुत सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन आज हम बेसिकली 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला, गवर्नेंस या प्रशासन के परंपरागत तौर तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक तंत्र में बदलाव चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि बदलाव की असीम संभावनाओं के साथ इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि बदलाव इस तरह से होना चाहिए कि परंपरागत व्यवस्थाएं और कर्मचारियों कार्य करने की जोश और जज्बे पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और प्रभावित लोग बदले की भावना से ग्रसित ना हो जाएं। बदलाव की यह प्रोसेस संतुलित और सहज होनी चाहिए। दूसरा, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। देखिए, डेटा की संख्या में हर दिन वृद्धि हो रही है, अतः ई शासन की तकनीक में ऐसी होनी चाहिए जिसे विकसित किया जा सके। अब ई शासन के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी स्प्रेडिंग या ब्रॉडकास्टिंग के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए, चुनौतियां तो यही हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ई गवर्नेंस को लाने का क्या रीजन बना। देखिए, दुनिया में निर्माता और अधिकारी सबसे विकसित से लेकर सबसे कम विकसित लोग तक ई सरकार को गले लगाने की सोच रहे हैं। वो क्यों। देखिए, ई सरकार जीवन स्तर को ऊपर उठाती है और सरकार उनके नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती है।
यह सरकार केवल डिजिटल क्रांति का लक्षण नहीं बल्कि सरकार नागरिकों, निजी क्षेत्र और सरकार के अन्य सभी हितधारकों के लिए लाभ उत्पन्न करती है। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ई गवर्नेंस जो पॉलिसी है वो क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, सरकार और जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है किसी भी पॉलिसी को लेकर। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप, सरकार ने इतने सारे ऐप्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, उससे जाकर आप आसानी से सरकार में क्या चल रहा है, कौन सी गतिविधि चल रही है, कौन सी प्रोसेस कंटिन्यूअस है, कौन सा प्रोजेक्ट कंटिन्यूअस है, आप उसको आसानी से जाके चेक कर सकते हैं और अपने भागीदारी उसमें दे सकते हैं।